हाय व्यूवर्स, दिस इज मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज मैं बात करने जा रही हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया से रिलेटेड है। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे जो मिनिस्टर स्टेट हैं, हिना रूबानी जी, वो रिसेंट दौरे पे थी, वहाँ पर विजिट पे थी, जिस पर जो हमारे उनके जो मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। ये एक खबर गर्दिश कर रही है। दूसरी खबर, दूसरी जानिब अभी रिसेंटली एक खबर सामने आई है जिस पे तालिबान ने इंडिया को कहा है वो 20 प्रोजेक्ट्स जो अगस्त 2021 में रुक चुके थे, तालिबान की वजह से इंडिया ने रोक दिए थे, उस पर तालिबान ने उनको वेलकम किया है कि आप आएं और वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो दोबारा स्टार्ट करें। बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वो प्रोजेक्ट थे। इस हवाले से हम मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी यासिर शमूम। उनसे आज हम बात करेंगे इस पूरे सर्कल को लेकर। सर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत टाइम शुक्रिया। निकाला। सबसे पहले, थैंक यू सो मच बिल्कुल। रबाहा। सर, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि बीइंग अ जर्नलिस्ट और सीनियर सहाफ़ी भी हैं, और मुझे ये बताएं कि क्या सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं। इंडिया को तालिबान ने ये कह दिया है, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूंगी कि हिना रूबानी जी उधर विजिट पे थी, जिस पर डिफेंस हम्म। मिनिस्टर उनके थे अफगानिस्तान के, जी ठीक। उन्होंने इनकार कर दिया है हिना रूबानी से मिलने के लिए। तो आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या रीजन है, और सर्कमस्टांसेस क्या है? एक रिस्पेक्टेबल, मतलब रिलेशंस बेहतर करने के लिए नहीं थी, और मतलब जब वो उधर थी भी तो फिर भी जो बॉर्डर पे क्लैशेस जारी थे, मतलब उधर से अटैक हो रहे थे बॉर्डर पर। क्या कहेंगे आप इस पूरे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए? रबाहा, इससे पहले कि मैं हिना रुबानी घर के विजिट के हवाले से बात करूं, तो मैं थोड़ा सा पस मंज़र में जाना चाहूँगा कि पाक अफ़गान दोस्ती हमेशा हम इसका ज़िक्र करते हैं, और एक नेबर कंट्री है इसका भी ज़िक्र करते हैं। लेकिन आप गुज़िश्ता तकरीबन 15 साल से देख सकते हैं, जब से अमेरिका की इत्तेहादी फ़ौजों ने अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा किया और वो वहाँ पर आके विराजमान हो गई बाकायदा तौर के ऊपर, उसके बाद हालात असर-नौ बदलते गए। वहाँ पर ज़ाहिर है इत्तेहादी फ़ौजों का एक बड़ा क़याम था, फिर उसका इनख़ला का मसला था। जब इनख़ला का मसला हुआ, तो उस इनख़ला में जो डिस्टर्बेंस इंडिया को मिली, जो भारत को मिली, वो उसको आप कतई नज़र नहीं कर सकते। उसके ज़ख्म बड़े ख़तरनाक किस्म के इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर मौजूद हैं, और उनकी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर मौजूद हैं। ज़ाहिर है वहाँ पे वो बहुत वर्कआउट कर रहे थे उन दिनों में, लेकिन जब इनख़ला हुआ तो ज़ाहिर है पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस उसमें बढ़ गया, और पाकिस्तान की मुदाखलत भी बढ़ गई। और उसके बाद क्योंकि अब आ जाता है वहाँ पे रिवेंज का मामला, कि ये जब वहाँ पर इत्तेहादी फ़ौजों ने काबिज़ होना था, तो वो कौन से मुल्कों से हुई थी? इस हकीकत को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उसमें ज़ाहिर है कि अरब कंट्रीज़ हैं, उनकी स्पेस को यूज़ किया गया, पाकिस्तान की स्पेस को यूज़ किया गया, और ये जनरल मुशर्रफ के दौर में हुआ था। जनरल मुशर्रफ की मेरे ख्याल में शायद ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती ये थी, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी बदकिस्मती जो उन्होंने लिखी, उन्होंने अपनी स्पेस को यूटिलाइज़ करने की इजाज़त दी। और जो लोग अब कई लोगों का नैरेटिव ये है कि उन्होंने इजाज़त दी, ये गलत किया। अगर आज अमेरिका इजाज़त माँगता है वहाँ पर हमला करने की, तो क्या पाकिस्तान अपनी स्पेसेस नहीं देगा? पाकिस्तान देगा। एक ऐसा मुल्क जो ज़ाहिर है सुपर पावर के अंडर आता है, और तरक्की पज़ीर मुल्क है, तरक्की याफ़्ता मुल्क नहीं है। यानी कि अभी जा रहा है, और आजकल तो आपको हमारे इकोनॉमिकल सेटअप का भी इल्म है। और जब आपके मुल्क में मशी बहरान हो, इंसर्टेनिटी की कैफियत हो, और आप मुख्तलिफ किस्म के महाज़ों में अपने ही मुल्क में लड़ रहे हों, तो फिर डिफेंस मिनिस्टर जाए या फिर वजीर आजम चला जाए, वहां पर मेहमान की अपनी मर्जी होती है कि वो किस किस्म का प्रोटोकॉल देगा। और दूसरा, मैं आपके सुनने वालों को, देखने वालों को ये भी बताता चला जाऊं कि ये खबर गर्दिश नहीं कर रही, ये बिल्कुल अपने आप में एक मुसद्दका इतला है, और ये खबर है कि उनके डिफेंस मिनिस्टर ने मिलने से इनकार कर दिया या फिर इज्तनाब किया। अब अच्छे लफ्जों में अगर बयान करना चाहे तो ये किया जा सकता है कि इज्तनाब किया। तो अगर आप अपनी इंसल्ट फील ना करें और हम ये बांगे दोहर कहें, तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। और उसकी वजूहत ज़ाहिर है, इंडिया के साथ वो किए जाने वाले एग्रीमेंट्स हैं जो ऑलरेडी उनके हो चुके हुए हैं, और इंडिया की कोशिश है
कि किसी ना किसी तरीके से अफगानिस्तान के थ्रू बलोचिस्तान को कमजोर किया जाए। और ये एक ख्वाब है, ये इंडियन गवर्नमेंट का आज से ख्वाब नहीं है। और इस ख्वाब के पीछे भी एक बहुत बड़ा एक पस मंजर है, और वो है कश्मीर। जाहिर है कि अगर वो हमें यहाँ से बलोचिस्तान से कमजोर करने की कोशिश करेंगे, तो शायद उनका ख्याल है कि हमारी स्टेब्लिशमेंट या फिर वो हक खुद इरादियत का हक मांगने वाले कश्मीरी लोग पीछे हट जाएंगे। आपको अंदाजा भी है कि कश्मीर में इस वक्त कितना तूफान बरपा है, और लोग किस तरह एहतजाज कर रहे हैं, और किस तरह मोदी सरकार ने वहां पर किस तरीके से इंडियंस को वहां पर सेटल किया है, और उनको वहां पर नेशनल किया है। अब जब सर मैं एग्रीमेंट्स यहाँ हो जाते। पर एक बात कोट करना चाहूंगी कि अगर इतना हम्म। एहतजाज वहां पर हो रहा है तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने G20 की जो एक तो उनको वो प्रेसिडेंसी मिल गई है, जो अब G20 होगा तो वो इंडिया उसे होस्ट करेगा, तो उसकी जो इवेंट्स हैं वो कश्मीर में होंगे। तो अगर इस तरह की हंगामी सूरत हाल है तो वो इवेंट्स उधर क्यों करेंगे? मतलब अपनी रेपुटेशन खराब करने वाली देख बात। नहीं, देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो एक वादी है, और एक वादी के अंदर एहतजाज होता है। पूरे कश्मीर में नहीं होता, असम में नहीं होता, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर नहीं होता। और आर्मी के हाथ में होता है, एस्टेब्लिशमेंट के किसी मुल्क के हाथ में होता है कि वहाँ पे वो कैमो सिक्योरिटी को अपनी को अरेंज करे, और वहाँ पे वो इवेंट अरेंज करे, और उसको सक्सेस बनाए, सक्सेसफुल करे, और पूरी दुनिया को दिखाए। और इस वक्त अगर ये प्रोविडेंट उनको मिला है, तो उसमें एक हकीकत को मानना चाहिए कि इस खित्ते का एक बड़ा मुल्क है इंडिया। आप इससे नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो एक बड़ी ताकत गिने जाते हैं। उनकी दुश्मनी पाकिस्तान के साथ जरूर है, लेकिन उनकी बैन अवी सतह के ऊपर बड़ी अच्छी एक हम आहंगी है, और वहां पे उनको प्रोटोकॉल भी है। बिल्कुल। सर आपने भी एक ये भी बात की कि इंडिया जो है मतलब बलूचिस्तान को कमज़ोर करना चाहता है अफ़गानिस्तान के थ्रू। तो यानी सॉरी। कि 20 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इंडिया अगर उसे रिज़्यूम कर लेता है, तो उससे बलूचिस्तान का क्या इन्फ्लुएंस, मतलब बलूचिस्तान पे उसका क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा? वो कैसे कमज़ोर हो गया? प्रोजेक्ट्स तो अफ़गानिस्तान में लगने हैं, उसके 34 प्रोविंसेस में लगने हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट है, इससे बलूचिस्तान कैसे आपके बलूचिस्तान में जितनी भी फंडिंग की जाती है, आपके बलूचिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं, वहां पर जिस तरह प्रॉक्सीज की जाती हैं, लगाई जाती हैं, वो सारी रा के थ्रू लगती हैं। जितने भी दहशतगर्द पकड़े गए हैं, उनसे वाजिब तौर पे सबूत रा के मिले हैं। और जो वहां पर धमाका खेज मवाद है, वो भी बाकायदा तौर पर इंडियन पाया जाता है। और जब अफगानिस्तान में फंडिंग होती है, वहां पर प्रोजेक्ट्स लगते हैं, वो तरक्की करता है, तो जाहिर है पीछे बैकड्रॉप में इंडियन थिंक टैंक्स की यही फरमाइश होती है कि बलूचिस्तान को डिस्टर्ब किया जाए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी इतनी कमज़ोर हो गई कि मतलब पाकिस्तान में अगर कुछ भी हो रहा है तो वो रॉ की साजिश है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो गुफ्तगू हम इंडिया के बारे में रॉ के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, इसी तरह के तमाम जर्नलिस्ट इल्जाम इंडिया में बैठ के आईएसआई के ऊपर लगाते हैं। ठीक है ना जी? तो आईएसआई और पाक आर्मी इतना मजबूत इंस्टीट्यूशन है रिवाहा, कि एक मुद्दत से उन्होंने रा जैसी रिसर्च फार्म को उन्होंने नकेल डाल के रखी हुई है, बाकायदा तौर के ऊपर। लेकिन जब दुश्मन आपस में लड़ रहे होते हैं, या उनके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, या उनके एक दूसरे के साथ ग्रिड्स होते हैं, तो डेफिनेटली उसमें ये जंग चलती रहती है। कोई बर्तरी हासिल कर जाता है, और कभी हो जाता है ऐसा कि वहां पे पसपाई भी हो जाती है। सर तो दूसरी जानिब चलें, अफ़गानिस्तान की जानिब आ जाते हैं, हम तो टॉपिक से हट गए थे। हम्म। अफ़गानिस्तान में 20 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रिज़्यूम होंगे, जिसमें डैम्स पे वर्किंग होगी, जिस पे हाईवेज़ में वर्किंग की जाएगी और जिस पे अपॉर्च्युनिटीज़ मेजर जॉब प्रोजेक्ट्स हैं, मेजर की सारे जाएगी। मेजर प्रोजेक्ट्स हैं। हाँ जी, सारे मेजर बिलियंस ऑफ प्रोजेक्ट्स डॉलर हैं। के प्रोजेक्ट हैं जो बहरानी यानी कि अनस्टेबिलिटी उनकी गवर्नमेंट की थी, वो स्टेबल हो जाएँगे, यानी कि आइसोलेशन से, पॉलिटिकल आइसोलेशन से वो बाहर आएँगे। मैं आपको और शेर शेख सादी का एक कोल सुनाने लगा हूं। वो फारसी का कोल है, उसे उर्दू में ट्रांसलेट किसी ने किया है कि अफल अफगान, दोम कंबो, सोम। अब ये कितना मुश्किल लफ्ज है जो मैं कहने लगा हूं, कम जात कश्मीरी। ठीक है जी। वतन अजीज पाकिस्तान को बानिए पाकिस्तान कायद अजम के दौर से लेके और लियाकत अली खान के दौर से लेके आज तक
ये दो कौमें हैं जिन्होंने कमजोर किए, एक कश्मीर ने और एक अफगानिस्तान ने। आप कभी भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान को बढ़ता फूलता हुआ ये कभी भी नहीं देख सकते। अफगानिस्तान की किस्मत में उसकी पैदाइश से लेके उसके आखिर तक सिर्फ लड़ना है, और वो भी लोगों के हाथों में एक गन की सूरत में लड़ना है। यानी कि चलाने वाला कोई और होता है और चलते ये हैं। और जब आपको इतनी बड़ी अमाउंट और इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ एक पूरा पैकेज मिले एक ऐसी कंट्री को जहां पर आधी पब्लिक बगैर जूती के फिरती हो, आधी पब्लिक के पास लेविश तरीन सिर्फ कोई चीज है तो वो एक साइकिल है, और वो भी पूरे खानदान के पास एक है। और उस मुल्क में जहां पर कई कौमें बसती हों, उस बुकी बसते हों, मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग बसते हों, बहुत सारे मिलिटेंट्स ग्रुप्स हों, वहां पे अगर इंडिया मुदाखलत करता है या इंडिया अपने प्रोजेक्ट्स उनके साथ साइन करता है, तो वो किसी छोटी मोटी अमाउंट के ऊपर नहीं करता। पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो काम करे। हजारों बार अफगानिस्तान से धोखा खा चुका है, हजारों बार उनके साथ इमदाद की सूरत में कॉपरेशन किया गया है, हजारों बार उनके साथ एग्रीमेंट्स किए गए हैं। हमारी गवर्नमेंट, हमारे इवन के एक दफा तो हमारे एक बहुत हसास इदारे के चीफ भी वहां पे गए थे, और उनके एक चाय की प्याली ने बड़ा धमाका कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे धोखे खाने के बाद पाकिस्तान ने और उसकी गवर्नमेंट ने और उसकी स्टैब्लिशमेंट ने मुनासिब नहीं समझा कि हम इनके साथ किसी भी किस्म का कोई तिजारती ताल्लुक रखें फिल वक्त। सर, हमेशा प्रॉब्लम इधर ही क्यों होती है कि ताल्लुकात जिससे बेहतर करने चाहते हैं, तो वो धोखे हमें क्यों मिलते हैं? दूसरी जानिब आपने कश्मीर में कहा कि मतलब इस तरह की लड़ाई हो, उस तरह की क्यों हम लड़ाई से बाहर निकल के कुछ और क्यों नहीं सोच सकते? मतलब हम अमन की तरफ क्यों नहीं जाते? इस तरह की पॉलिसीज़ क्यों नहीं अरे बनाते? बहा जिससे उन्नीस हम सौ उनसे सेपरेट 1935 में ये खिता आजाद हो चुका था। इंडो पाक ने फैसला कर लिया था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को आज़ाद होना चाहिए, ये दो अलग रियासतें होनी चाहिए। ये दोनों ही अलग मज़ाहब से तल्लक रखते हैं, इनका रहन सहन का तरीका अलग है। इसी के ऊपर दो कौमी नज़रिया पेश किया गया था। 1935 से लेके जो बंटवारा हुआ और उसके दरमियान जो कत्लो गारत हुई, आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। 1965 में फिर आपको याद होगा एक बड़ी भरपूर जंग हुई, और भारत को और उसकी मुसल्लह अफवाज को धूल चाटनी पड़ी। 1971 में जाहिर है पाकिस्तान की पसपाई हुई, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अगर हमारा बांग्लादेश हमसे दो लख्त हुआ, पाकिस्तान जब दो लख्त हुआ, उसके पीछे भी जाहिर बात है इंडियन गवर्नमेंट और उसकी स्टैब्लिशमेंट कार फरमा थी। वो फ्रंट के ऊपर थी, बल्कि फ्रंट बॉर्डर के ऊपर थी, फ्रंट पेंट सोल्जर की हैसियत से वो लड़ रही थी। यहाँ पे तो हम कवर्ड में लड़ते हैं ना, फ्रंट पेंट सोल्जर की हालत में। उनका मकसद या पाकिस्तान का मकसद या पाकिस्तानी अवाम का या इंडिया की अवाम का मकसद शुरू से एक रहा है, जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि हम एक दूसरे को नोच खाएंगे। इस कैफियत से दोनों मुल्क ही नहीं निकल पा रहे। जबकि अगर लिटरेसी रेट वाइज देखा जाए तो इंडिया हमसे बहुत बेहतर है। उनको इस सोच से निकलना भी चाहिए और पॉजिटिव सोचना भी चाहिए, लेकिन वो नहीं सोचते। इसी तरीके से यहाँ की अवाम भी नहीं सोचती। जब अवाम नहीं सोचती तो हर मुल्क की फौज का जो ताकत का चश्मा होती है वो अवाम होती है, तो अवाम के कहने के मुताबिक चला जाता है। तो ये सोच को, सर इस नैरेटिव को हम किसी सूरत चेंज नहीं कर सकते। सर, मैं यहाँ पर आपकी ही बात का एक आपको काउंटर करना चाहूँगी कि आपने जी कहा कि हम बिस्मिल्लाह। पानियों के हाथों बहुत धोखे खाए हैं, ठीक है? हर हम्म। बार उन्होंने हमें धोखा दिया। सर, इस तरह के धोखे से हम आपकी मैं कतक कलामी की माजरत चाहूंगा। आपकी अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को पाकिस्तान ने बनाया, उसको किया, कोच उसके किया। बाद हम हमें तो फिर ही उसके बाद आप ये बताएं कि हमारी ही टीम को वो बैट भी मारते रहे, हमारी ही टीम के साथ बदतमीजी भी करते रहे। उनके शायकीन बकायदा तौर पे अंडे हमारी टीम को मारते हैं, बदतमीजी करते हैं। तो ये तो नस्ल ही एक ऐसी है जिनकी किस्मत में ही धोखा देना लिखा हुआ है। और वो कहते हैं, इशफाक सर अहमद ने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि धोखा बड़ा मजबूत होता है, घूम के वापस आता है। तो ये बेसिकली मेरा जहां तक एक एक्सपर्ट ओपिनियन है, ये माशाल्लाह बाजवा डॉक्ट्राइन के दौर में ही एक बड़ी जबरदस्त सिपा सलार की ये गेम थी कि ये घाटे का सौदा इंडिया करे, और वो हमने करवाया। ये बिल्कुल ऐसे हुआ कि जैसे दो बड़े बिजनेसमैन हैं और वो ऑफर लगाते हैं,
और हमने ज्यादा से ज्यादा ऑफर लगाई, और उससे भी ज्यादा जब इंडिया ने ऑफर लगाई तो अपना कबाड़ा करवा लिया, उनके साथ 20 एग्रीमेंट्स कर लिए, और इसमें हमारी फतह है। यानी कि उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए और उन्होंने घाटे का सौदा किया, और हम जो है बिल्कुल किया। कभी भी अफगानिस्तान के साथ किसी मुल्क ने, इवन के वहां पर रहने वाली इत्तेहादी उन फौजों ने जिन्होंने उसे फतह किया, फतह तो खैर नहीं था किया, बड़ी पसपाई उनकी हुई थी, चले हम उनकी फतवाहत लिख लेते हैं, थोड़ी देर के लिए इस छूट को हजम कर लेते हैं, उन्होंने भी धोखा खाया। उनके इस मुखबर क्या करते थे, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, उनके मुखबर क्या करते थे। एक सिम वो जाके लगा देते थे, एक डिवाइस लगा देते थे, उनके पास वो जो मिलिटेंट्स विंग था अलकायदा का या तहरीके तालिबान का, और एक लगा देते थे वो राग एजेंटों के पास। तो दोनों तरफ वो धमाका वो होता था। तो वो उनकी नेचर है, उनकी फितरत है। इससे ये मैंने बताइए आपको कि आप आज आपके प्रोग्राम में मैंने इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है, कहीं मेरी इसके ऊपर कल खिंचाई ना हो जाए। और ये मेरे ख्याल में आपका प्रोग्राम भी बड़ा हाई प्रोफाइल जाना चाहिए कि इंडिया के साथ बहुत बड़ा इन 20 प्रोजेक्ट्स के ऊपर हैंड हो चुका हुआ है, और इस बात की मुबारक भी है आपको। इवन के ये आप कह रहे हैंड हुआ है, हालांकि उन्होंने खुद ये प्रोजेक्ट बंद किया था, और अब सुनने में आ रहा है कि ये प्रोजेक्ट दोबारा रिज्यूम हो सकता है, मतलब दोबारा जो है इस पे वर्किंग की जा सकती है, जिससे इंडिया डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा अफगानिस्तान की डेवलपमेंट पे। अब दूसरी जानिब सर, जैसे आपने कहा कि धोखा जो है उन्होंने हमें, अफगानिस्तान ने हमेशा दिया है, तो धोखे सिर्फ हमें क्यों मिलते हैं, इंडिया को क्यों नहीं धोखा मिलता है, ये बताइएगा। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि वहाँ पर इंडियन बहुत सारे एजेंट्स जाहिर है रह के काम कर रहे हैं, और उनको उनके पास एक बेहतर इंफॉर्मेशन नेटवर्क भी है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। जबकि पिछले दौर में तकरीबन 3 साल कबल वो सारा नेटवर्क ब्रेक कर दिया गया था, उसकी भी बहुत तकलीफ थी, और सर आप उसी नेटवर्क को रीबिल्ड करने के लिए इंडिया ने अपनी तरफ से तो है ये एक बहुत बड़ा मार्का मारा है 20 एग्रीमेंट्स करके, कि हम उसको रीबिल्ड करेंगे। जाहिर है फिर वहां पे उनकी जब प्रोजेक्ट शुरू होंगे, उनकी लेबर जाएगी। जब शरीफ खानदान की बाकायदा तौर पे फैक्ट्रीज में उन्होंने लेबर भेजी थी, तो इसी तरीके से बातों बातों में कुछ पुरानी बातें याद आ जाती है तो मुंह से निकल जाती हैं। तो इसी तरीके से वो लेबर्स वहां पे जाएंगी, तो वो लेबर्स आपको पता है इंडियंस होंगे, और इंडियन जो है वो बजाते खुद एक राह है, तो सर यानी कि मुफ्ती बान है। आपके कहने का मतलब ये है कि जो तालिबान है वो रॉ के साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, वो तालिबान जो अपनी आज़ादी की जंग लड़ते हैं, जैसे कि कुछ अलकायदा के लोग थे, मुल्ला उमर थे, ओसामा बिन लादेन थे, ये लोग दहशतगर्द नहीं थे। मैंने कभी इनको तसव्वुर नहीं किया दहशतगर्द। मैं एक तजिया निकालूं, मैं उसे जिस नज़र से देखूंगा मैंने उसी नज़र से बयान करना है। जो बाद में तहरीकें बनी, जो लूप होल होल्डर्स बने, जो साइडवेज बने, जो केबल्स बनी, वो मिलिटेंट विंग्स हैं, वो किराए के गुंडे हैं। और यहाँ पे जैसे हम लोग एक शूटर, कोई एक आम आदमी शूटर हायर करता है, उसको कत्ल कर दो, ऐसे कंट्रीज भी शूटर्स हायर करती हैं, कंट्री भी फदाई नौजवान हायर करती हैं। तो उसी में वो सारे सिस्टम होते हैं। तो ये इंडिया कर रहा है, आज से नहीं कर रहा है, एक मुद्दत से कर रहा है, और ये रोजे रोशन की तरह आया यहाँ। सर जैसे आपने कहा कि जो 20 प्रोजेक्ट हैं इसमें इंडिया जो है इंडिया को खता मिली है, तो सर ये बताइएगा कि हिना रुबानी उधर गई हैं, तो इसमें क्या कंट्रोवर्सी है कि जो डिफेंस मिनिस्टर उनसे मिले ही नहीं, और दूसरी जानिब थोड़ी ही मैं अरसे आपको बाद, थोड़ी देर बाद आपको इस तालिबान ने इसकी वेलकम इसकी किया। इसकी प्रॉपर डिटेल बता के मैं हमसाया मुल्क को अवेड नहीं करना चाहता। इंफॉर्मेशन मेरे पास है कि हिना रबानी घर नहीं मिली, या फिर वो डिफेंस मिनिस्टर नहीं मिले। मुझे इसकी पूरे पर्सपेक्टिव्स का और उसके पूरे पस मंजर का इल्म है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये बात अभी खुल के सामने आए। आने वाले वक्तों में आप मुख्तलिफ अखबारों में, दरीचों में, कॉलम्स में इसकी मुख्तलिफ किस्म की डिटेल्स पढ़ेंगी, लेकिन हकीकत खुल के किसी एक में सामने आ जाएगी। सर बहुत शुक्रिया।